Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see very important defense current affairs for your all competitive examinations। जो भी examinations आप देने जा रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने अदर मंथ्स की पूरे मंथ की जो इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स होती है उन सबका निचोड़ देखा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स की एक सीरीज है, सभी महीनों की हमने ऐसे ही करी है और आज भी हम एक कंप्लीट मंथ की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उन सभी का हम निचोड़ देखने जा रहे हैं। इस सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या है इंडियाज लार्जेस्ट चॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओके, देखो ये इंडिया की पहली लार्जेस्ट चॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में ये रही थी। और ये चॉपर्स को बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर बनेगी? ये कर्नाटका के तुमकुरू में बनेगी। ओके, ये काफ़ी न्यूज़ में थी, आप सब लोगों को पता होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। राइट, इसमें देखो हमारा एम क्या है कि हम मोर देन 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे। देखो अभी जो हमारे इंडियन एयरफोर्स में जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? चीता और चेतक। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। राइट, आज के ज़माने में हमको नए ज़माने के हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हों। राइट, और ये चीता और चेतक जो हैं ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि सियाचिन में हमको जाना है, वहाँ पे हमको एमिनेशन भेजना है, या किसी को इंजरी हो गई है या कोई कैजुअलिटी है तो उनको लेके आना है। तो ये जो चीज़ें हैं, सामान को लेके जाना, लेके आना, तो ये यूटिलिटी से रिलेटेड है। राइट, तो इनके लिए हम चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से। ओके, तो देखो ये जो प्रोग्राम है, ये जो यूनिट है, ये जो फैक्ट्री है, इसमें हम सबसे पहले इन हेलीकॉप्टर्स को बनाएंगे। सबसे पहले हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हमारा एम ये है। उसके बाद में जब हमारी ये डिमांड, हमारी ये नीड पूरी हो जाएगी, जो कि अभी बहुत अर्जेंट में है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को और आर्मी को सभी को इसकी ज़रूरत है। राइट, इसके बाद में फिर हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी बनाएंगे। देखो ये एक लार्ज स्केल की एक फैक्ट्री होगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में पहले ईयर में हम 30 हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे, ये हमारा एम है। और उससे अगले ईयर में हम 60 हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे और उसके अगले ईयर में हम 90 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर के हिसाब से बनाएंगे। ओके, अब देखो कर्नाटका के तुमकुरू में ये जो फैक्ट्री बनी है, इससे वहाँ के लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो हमारी मेक इन इंडिया ड्राइव है उसको भी बूस्ट मिलेगा। अब से पहले हम हेलीकॉप्टर्स को अदर कंट्रीज से ले रहे थे, अदर कंट्रीज पर हम डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम खुद के बनाएंगे। तो देखो हमारा खुद का मिलिट्री हब बनेगा, हमारी खुद की मार्केट बनेगी और आगे चल के हम एक्सपोर्ट करेंगे। जो हमारा टारगेट है एक्सपोर्ट करने का मिलिट्री के फील्ड में, उसको हम अचीव करेंगे। तो उसको अचीव करने में हमको मदद मिलेगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एरो इंडिया 2023। देखो इससे आपके एग्जामिनेशंस में डिफेंस के फील्ड से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एरो इंडिया से। ये क्या है? ये एक तरीके से फेयर है जिसमें कि एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको शोकेस किया जाता है। जो भी नई नई चीज़ें बनी हुई होती हैं, जैसे कि नया ड्रोन हो या नया हेलीकॉप्टर हो या कोई एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी हो, तो जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट होती है, जो भी नई नई चीज़ें होती हैं, उनका एक तरीके से फेयर लगता है। और इस फेयर में केवल इंडिया ही नहीं होता है, इसमें अदर कंट्रीज आती हैं। ओके, अदर कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं। तो देखो इस बार मोर देन 32 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स यहाँ पर आए थे और 251 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी। ओके, इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि हम फेयर में जाते हैं, कोई भी चीज़ हमको पसंद आती है तो हम उसको खरीद लेते हैं। राइट, तो ऐसे ही इसमें है, इसमें टेक्नोलॉजीज का एक तरीके से फेयर है। तो अदर कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स वहाँ पर आते हैं, देखते हैं, और उनके साथ में उनका डेलीगेशन होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ों को देखते हैं। तो फिर इस तरीके से देखो क्या होता है, डील्स होती हैं, जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में कोई जॉइंट वेंचर बन जाए। माना कि जैसे इंडिया और फ्रांस के बीच में कोई जॉइंट वेंचर है कि भी हमको एक हेलीकॉप्टर का इंजन बनाना है, जैसे कि हमने डील करी है फ्रांस के साथ में कि हम हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए
इंजन्स बनाएंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एग्जीबिशन है, एक तरीके से फेयर है। ओके, तो देखो इस बार 2023 में ये एरो इंडिया कहाँ पर हुआ था, ये कर्नाटका के बेंगलुरु के येलाहंका एयरबेस पर हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो ये जगह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए। आपके पर्सनल इंटरव्यू में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एडिशन कौन सा था, ये इसका 14th एडिशन था, राइट। देखो इससे एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, एसएससी के हो चाहे डिफेंस के हो, कि भाई एरो इंडिया 2023 किस सिटी में होस्ट किया गया था, या ये बेस का नाम पूछ लेंगे कि भाई बेस का नाम क्या था, कौन सी जगह थी, राइट। तो ये क्या था, येलाहंका एयरबेस, कहां पर, किस सिटी में, बेंगलुरु में। इंडिया की तरफ से तपस BH, ये क्या है, ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसने डेब्यू किया था, इसमें इसको शोकेस किया गया था, राइट। तो देखो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये तपस आपको नाम याद रहना चाहिए। क्या है ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज IAF इंडिजीनियस वायु लिंक प्लेटफॉर्म। देखो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको अभी देखो सारी डिटेल्स जो भी मैं अभी बताऊंगा ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअल में क्या है, जब हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हों, चाहे हेलीकॉप्टर हों, चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हों, एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जब वो हवा में होती हैं तो वो देखो एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में रहती हैं। वो देखो प्रॉपर कम्युनिकेशन में होते हैं। बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ पर अटैक करना है, क्या करना है, किस टाइम पर करना है, सारी चीज़ें उनके कम्युनिकेशन में होती हैं। तो देखो कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन का लिंक टूट जाता है बिकॉज ऑफ बैड वेदर हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो। तो ये देखो क्या है, ये उसका तोड़ है। वायु लिंक क्या है, ये उसका तोड़ है कि चाहे कितना भी खराब वेदर हो रहा हो, कितना भी खराब वेदर हो रहा हो, इससे क्या होगा कि वो संपर्क नहीं टूटेगा कभी। ये वायु लिंक प्लेटफॉर्म से क्या होगा, ये अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाएगा ड्यूरिंग इवन बैड वेदर। ओके, कितना भी खराब वेदर हो, उस एयरक्राफ्ट का या हेलीकॉप्टर का लिंक नहीं टूटेगा, कम्युनिकेशन लिंक नहीं टूटेगा। देखो आपने कई बार सुना होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसका रीजन क्या बताया गया कि भाई उसका संपर्क टूट गया, उसका जो लिंक था, कम्युनिकेशन लिंक था, वो टूट गया। तो देखो उस चीज को ओवरकम करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो IRNSS टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, जो कि क्या है, ये एक सैटेलाइट है, किसका, इसरो का। ओके, जिसको कि नाविक भी बोलते हैं। तो देखो इस सैटेलाइट की मदद से एयरक्राफ्ट से या हेलीकॉप्टर से जो भी चीज है उससे संपर्क नहीं टूटेगा, राइट। इससे देखो और भी क्या फायदे होंगे। जब संपर्क टूट जाता है तो कई बार क्या होता है कि आपस में ही एक ही कंट्री के दो फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच में कोलिजन हो जाता है, या गलत जगह पर वो मिसाइल दाग देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, गलत टारगेट को, अपने ही टारगेट को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये क्यों होता है, कम्युनिकेशन ब्रेक होने की वजह से। ओके, क्योंकि जहां पे जो भी काम करना होता है वो कम्युनिकेशन के साथ में हो रहा होता है, पायलट के साथ में, तभी वो सारे काम करता है। अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं चलता है, राइट। तो देखो ऐसे जो कोलिजन्स होंगे वो प्रिवेंट होंगे। फैट्रिसाइड का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गलती से उन्होंने अपने ही एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, या अपने ही किसी बेस को उड़ा दिया, या अपने ही कंट्री के किसी टारगेट को उन्होंने दुश्मन का समझ के उड़ा दिया गलती से, तो ये क्या है, ये फैट्रिसाइड है। ओके, तो ये सारी चीजें भी अवॉइड हो जाएंगी। देखो ये गलतियां कब होंगी, जब कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। ओके, अब ये वायु लिंक की वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक ही नहीं होगा तो ये सारी दिक्कतें होंगी नहीं। और जो टीम्स होती हैं, जैसे आप देखते हो कि फाइटर एयरक्राफ्ट की भी एक टीम होती है, 5 होते हैं, उसमें 4 होते हैं जो एक साथ चलते हैं, तो वो भी आपस में बातचीत करते हैं ना, और फिर वो स्टेशन के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी बना रहेगा। ओके, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन हो, आंधी तूफान आ रहा हो, मैसिव रेन हो रही हो, हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, वहाँ पे क्लाउड्स हो रहे हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, वायु लिंक की वजह से ये कनेक्शन नहीं ब्रेक होगा। ओके, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है अपने एयरफोर्स के लिए टेक्नोलॉजिकली। और ये क्या है, इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब हमने खुद ने बनाया है, इसके लिए हम अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमने अदर कंट्रीज से नहीं ली है, ये हमारी खुद की है, ये हमने खुद डेवलप की है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज ALH का मतलब क्या है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3। तो यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 ये हमने अभी मॉरिशस को दिया है। इसको मॉरिशस की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करेंगी। और देखो हम इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम मॉरिशस के साथ में अपने अच्छे रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो टाइज हैं मॉरिशस के साथ में, उनको बूस्ट अप मिलेगा, वो और स्ट्रॉन्ग होंगे और अच्छे होंगे, राइट। देखो मॉरिशस एक बहुत रिच, कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है, छोटी सी कंट्री है इंडियन ओशियन में, और ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लोकेशन है वो जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, USA, UK।
वो कंट्रीज जो कि चाइनाज एग्रेशन के अगेंस्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में, उन सब के लिए मॉरिशस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3-4 कंट्रीज आ रही हैं इस एरिया में, जैसे कि मॉरिशस है, मेडागास्कर है, सेशल्स है। ये सारी कंट्रीज जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन। ओके, देखो ये चाइना का जो रोल है इस एरिया में, मैं हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर क्लास में आपको बताता रहता हूँ, वो काफ़ी टेंशंस क्रिएट कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। हमको अब इन छोटी छोटी कंट्रीज के साथ में भी अपने रिलेशंस को अच्छे बनाने की ज़रूरत है। चाइना ने यही किया है, चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव है वो यही है, राइट। उन्होंने देखो ये ऐसे ही छोटी छोटी कंट्रीज में जाके अपनी प्रेजेंस बना लिए, तो हमको उसको काउंटर करने के लिए इसी तरीके से अपने रिलेशंस बनाने होंगे। हमने देखो मॉरिशस को क्या दिया है, ALH Mark III, वियतनाम को क्या दिया है हमने, INS कृपाण, और म्यांमार को क्या दिया है हमने, INS सिंधुवीर सबमरीन। ये देखो जो लोग मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में, तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन सबमरीन डॉक्स इन इंडोनेशिया, राइट। देखो ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, पहली बार इंडिया की कोई सबमरीन आसियान कंट्रीज़ में जाके डॉक कर रही है। वो देखो अपना एरिया नहीं है, वो हम दूसरे के एरिया में जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके यदि हमारी सबमरीन डॉक कर रही है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जा रही है। और क्यों कर रही है, देखो ये अभी आपको समझ में आएगा क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सबमरीन ने डॉक ही तो किया है, तो क्या है इसमें बड़ी चीज़ है। देखो अभी जैसा मैंने आपको बताया, पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया, चाइना का जो इंडो पैसिफिक में जो रोल है, चाइना की सबमरीन श्रीलंका तक आ जा रही हैं, तो ये हमारे लिए कॉज ऑफ वॉर ही है, काफ़ी बड़ा थ्रेट है ये हमारे लिए। ओके, और चाइनीज एग्रेशन है चारों तरफ से, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उसने वेरियस कंट्रीज में अपनी रीच बना रखी है, उसने बांग्लादेश में बना रखी है, म्यांमार में बना रखी है, श्रीलंका में बना रखी है, मालदीव्स में बना रखी है, और पाकिस्तान में, जिबूती में, हर जगह उसने बना रखी है। तो चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। तो देखो ये काफ़ी बड़ी कहानी है, यदि आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आप सभी लोगों को ये समझ में आएगा, और जो लोग ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज को अच्छे से स्टडी करते हैं उनको ये समझ में आएगा, राइट। तो चलो ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए ऊपर ऊपर अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम लोग उस एरिया में, जैसे कि हमारा इंडो पैसिफिक है, यहाँ पर चाइना आ रहा है, इन द सेम वे साउथ चाइना सी में हम अपनी प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं। तो वहाँ जो आसियान कंट्रीज़ हैं, वो जो साउथ चाइना सी के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में हम अच्छे रिलेशंस बिल्डअप कर रहे हैं, जिससे कि हम चाइनीज़ एग्रेशन को काउंटर कर सकें, हम भी उनके रीजन में जाकर वहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो कर सकें, जैसा कि चाइना की प्रेजेंस हमारे रीजन में आ रही है, राइट। तो देखो यहाँ इंडोनेशिया में हमारी सबमरीन जाके वहाँ पे डॉक कर रही है, और ये सबमरीन कौन सी थी, INS सिंधु केसरी। ये सिंधु घोष क्लास की एक सबमरीन है, और इसको क्लो क्लास की सबमरीन भी बोल सकते हैं। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। ओके, इससे देखो क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, उस रीजन में इंडिया की आउटरीच बढ़ेगी। ओके, आसियान कंट्रीज जो हैं उनके साथ में हमारी वहाँ पे रीच बढ़ेगी, हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे चाइना को एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा। और देखो इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही सही है। साउथ चाइना सी जो है इस टाइम पे पूरी दुनिया की नज़र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है, और वो डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखो वहाँ से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 30 to 40% ट्रेड वहाँ से जाता है साउथ चाइना सी से, और वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी काफ़ी रिच है, पेट्रोलियम गैसेज के लिए काफ़ी वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, और वो फिशेस का भी सोर्स है, और वो देखो स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब से यूनाइटेड नेशंस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रिजोल्यूशन पास हुआ है, तब से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है। तो सारी कंट्रीज वहाँ पे जो है उन सबके बीच में वही लड़ाई हो गई है कि भाई ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, और चाइना की वहाँ पर दादागिरी है। चाइना ने अपने वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं। तो देखो ये साउथ चाइना सी वाला एक अलग टॉपिक है, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको फिर भी ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो वहाँ पर यदि इंडियन प्रेजेंस बनती है तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने फिलीपींस के साथ में अच्छे रिलेशंस बना रखे हैं, ब्रह्मोस हमने वहाँ पे सेल किया है फिलीपींस को, वियतनाम को भी हमने INS कृपाण दिया है, वियतनाम के साथ में हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, राइट। तो हमारी कोशिश यही है कि आसियान कंट्रीज़ के साथ में हम अच्छे रिलेशंस बना के चलें। ओके, अभी देखो अगली खबर देखना, उससे आपको और समझ आएगा और मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, US फिलीपींस डील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपको मजा आएगा। देखो चाइना और अमेरिका एक तरीके से सांप और नेवले की तरह हैं। अब देखो ये जो डील हुई है USA की फिलीपींस के साथ में जो डील हुई है, इससे USA को वहाँ पर एक्सेस मिल जाता है, USA की फोर्सेस को साउथ चाइना सी में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। ओके, अब से पहले यदि वो जाते तो चाइना ये बोलता था कि भाई ये यहाँ पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, स्टेबिलिटी को भंग किया जा रहा है USA की तरफ से। लेकिन अब क्या
क्या है कि फिलीपींस के साथ में इन्होंने डील की है। क्या डील की है कि ये फिलीपींस के 4 मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूएसए की मिलिट्री वहां पर जा सकती है और उनको इस्तेमाल कर सकती है। ओके, तो देखो इस तरीके से यूएसए चाइना की नाक पे जाके बैठ गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए भी, यूएसए के लिए भी, और जो भी आसियान कंट्रीज हैं, जो भी वहां पर साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस डील से अब वहां पर पहुंच गया है यूएसए। ओके, तो इससे भारत को भी काफी राहत है, हम भी यही चाह रहे हैं, हम भी वहां पर अपनी रीच बना रहे थे। अब से पहले क्या होता था कि जब हम वहां पे जाते थे तो हमको भी थोड़ा सा सोचना पड़ता था, हमको भी कई बार चाइना की तरफ से वार्निंग मिली थी कि भाई यहाँ पर नहीं आना है आपके, लेकिन अब वहां पर यूएसए भी चला गया है। मेन रीजन देखो क्या है कि चाइना का जो वहां पे मूव है, चाइना बता रहा है कि भाई साउथ चाइना सी सारा उसका है, राइट। तो देखो ये उसको काउंटर करेगा। ओके, और देखो यूएसए की वहां पर प्रेजेंस बन गई है, अब वहां पर यूएसए की प्रेजेंस बन गई है। अब से पहले कहाँ था यूएसए? गुआम में था। गुआम देखो आपको पता होगा ये इधर को जापान की तरफ को है, फिलीपींस के ईस्ट में है, तो गुआम में यूएसए की 7th फ्लीट डिप्लॉयड है। अब देखो ये और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो ताइवान और चाइना के बीच में जो सीन चल रहा है उसमें यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है, राइट। इससे देखो क्या होगा कि फिलीपींस ताइवान के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है और साउथ चाइना सी के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है। खूब बड़ा, खूब लंबा चौड़ा बॉर्डर है फिलीपींस का साउथ चाइना सी के साथ में, राइट। तो देखो यूएसए के फिलीपींस में जाने से यूएसए ताइवान को भी मदद करेगा, ताइवान को जो हेल्प चाहिए थी यूएसए से वो भी मिलेगी, और देखो साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है उसमें भी काफी बड़ा रोल रहेगा। तो कुल मिला के चाइना का ताइवान पर और ये साउथ चाइना सी पर जो इनका क्लेम है, जो एग्रेशन है, उसको काउंटर किया जा सकेगा। काफी इंपॉर्टेंट डील है ये, राइट। एसएसबी के लिए यदि आप जा रहे हो और यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लंबा है। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में बताया, अदरवाइज बहुत डीप में जाओगे तो मजा आएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज वासोंग 15। देखो ये नॉर्थ कोरिया की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये जा सकती है, और इन्होंने अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया है, यानी कि सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया है। और देखो ये यूएसए के मेनलैंड तक जाने की इसकी कैपेबिलिटी है, तो ये यूएसए के लिए कॉज ऑफ वॉर ही है। देखो नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं ये अपने अलग ही दिमाग वाले आदमी हैं, पता नहीं कब क्या कैसे करते हैं, तो यूएसए के लिए टेंशन की ही बात रहती है, राइट। इनकी दुनिया अलग ही है, आप लोगों को पता ही होगा इनके बारे में, क्या इनका देश है, क्या इनकी मेंटेलिटी है, क्या इनका रूल है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, जिसमें हमने मार्च के डिफेंस करंट अफेयर्स कवर करे थे, उसमें इन्होंने अंडर वाटर ड्रोन बनाया था जो कि न्यूक्लियर कैपेबल था। ओके, वो सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक मैसिव अमाउंट में रेडियो एक्टिव वेव्स को जनरेट कर सकता है। तो देखो ये ऐसे खतरनाक कारनामे करते रहते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये कंट्री का नाम और ये जो है मिसाइल जो है इसका नाम आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज आईएनएस सुमेधा एट आईडेक्स एंड नेवडेक्स। अब देखो ये आईडेक्स का मतलब क्या है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, और इसका मतलब है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। तो ये है इंटरनेशनल, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये यूएई के अबू धाबी में हुआ है, राइट। और देखो इसमें पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से किसने किया है, आईएनएस सुमेधा ने। और ये आईएनएस सुमेधा क्या है, ये एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और इसने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। देखो हमने इसको क्यों भेजा है, ये हमारा इंडिजीनियसली बिल्ट है, ये हमारा इंडिजीनियसली बिल्ट है, हमने खुद बनाया है। तो इस तरीके से हम अपनी इंडिजीनियसली शिप बिल्डिंग स्किल्स, जो हमारी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज हैं, उनको हम शोकेस कर सकेंगे, जिससे कि अदर कंट्रीज को वहां पे देखने को मिले कि भाई ये इंडिया का बनाया हुआ है, तो हमारी जो कैपेबिलिटी है वो वर्ल्ड को दिखे। देखो जब हम दिखाएंगे तभी हमारे पास में कस्टमर्स आएंगे, और हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमको अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना है। जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है 2025 तक का हमने टारगेट बना रखा है, उससे आगे का भी हमने टारगेट बना रखा है कि भाई इतने डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, राइट। तो हम देखो धीरे धीरे अपनी इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, हम एक डिफेंस हब बनना चाह रहे हैं, डिफेंस की मार्केट बनना चाह रहे हैं, दूसरे लोगों से खरीदने की बजाय हम बेचना चाह रहे हैं। तो देखो जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, राइट। तो इससे हमको हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट का जो टारगेट है उसको अचीव करने में भी मदद मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में। किसको हमने भेजा था, आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा क्या है, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स। देखो एयर फोर्स के अभी हाल ही में नए वाइस चीफ बने हैं और ये कौन है, एयर मार्शल एपी सिंह। ओके, और इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर संदीप सिंह जी को। और ये मिग 27 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो स्क्वाड्रन है उसके ये कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। इसमें देखो ज़्यादा आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं मिस्टर एपी सिंह, ये एयर मार्शल हैं। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज टर्कश एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। देखो स्पेशल फोर्सेस की यूएसए के साथ में हमें एक और एक्सरसाइज करते हैं, वज्र प्रहार। और ये जो एक्सरसाइज है ये एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएसए की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये इस बार तमिलनाडु के चेन्नई में कंडक्ट कराई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। देखो यूएसए के साथ में हम जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए के साथ में हम सबसे ज़्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। देखो स्पेशल फोर्सेस की भी हम कई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वज्र प्रहार होगी, अब ये टर्कश होगी। तो ये देखो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिफेंस के फील्ड में यूएसए और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका जो एसएसबी है, यदि आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें जरूर पता होना चाहिए। इंडिया का यूएसए के साथ में जो पार्टनरशिप है, जो हमारे रिलेशंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं देखो इनको ही कवर करना चाहिए आपको जब आप लेक्चर देते हो या जीडी में बोलते हो या पर्सनल इंटरव्यू में वहाँ पे आप बातें बोलते हो, अपने जवाब देते हो। सो यू शुड कवर दीज ऑल पॉइंट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज डस्टलिक 2023, ये भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशंस में कई बार पूछी जा चुकी है और ये इस बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कंडक्ट कराई गई थी। इंडिया की तरफ से गढ़वाल राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये इसका 4th एडिशन था। ओके, देखो पिछली क्लासेस में जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज रही हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, वो हम कवर करते हुए आए हैं। जौन से मंथ में जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं वो हमने उस मंथ की डिफेंस करंट अफेयर्स में कवर की हैं। तो आप प्लीज़ उनको जरूर देख लेना। डिफेंस के फील्ड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। और देखो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये जो कंट्रीज हैं, 4-5 कंट्री जो है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इनकी कैपिटल कई बार एग्जामिनेशंस में पूछ ली जाती है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कैपिटल कौन सी कंट्री की है, राइट। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट इज धर्मागाजियन। देखो ये इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस बार ये एक्सरसाइज जापान के शिगा प्रोविंस के कैंप इमाजो में कंडक्ट कराई गई थी जापानीज आर्मी के द्वारा। और इस एक्सरसाइज में भी इंडिया की तरफ से गढ़वाल राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक्सरसाइज भी एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्राई शक्ति प्रहार। ये देखो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और सीएपीएफ के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, ये नॉर्थ वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस में इसको कंडक्ट कराया गया था। और देखो इसका जो मेन पर्पस था वो था प्रिपेयर्डनेस को चेक करना। देखो यहाँ पर इसको क्यों कराया गया है, यहाँ पर देखो डोकलम इश्यू हुआ था ना, ये है देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कि चिकन स्नैक भी बोलते हैं। और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को, 7 सिस्टर्स स्टेट को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ में कनेक्ट करता है। और ये काफ़ी नैरो एरिया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। चाइना की कोशिश ये रहेगी आगे कि यहाँ से हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पर दबाव बना दिया जाए। इसी वजह से डोकलम इश्यू हुआ था। चाइना बहुत ही करीब आना चाह रहा है और वो स्ट्रेटेजिकली अपनी पोजीशन बनाना चाह रहा है। जिस पोजीशन पे वो आना चाह रहा था डोकलम से, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी नज़र बना के रख सकता है और वो कभी भी उसको ब्लॉक करके हमारे जो सप्लाई के रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। तो इसी वजह से तो हमने हाजीमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को वहां पर डिप्लॉय कर रखा है टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन, कभी ऐसे आगे दिक्कत आए। और देखो इसी वजह से हमने इस एक्सरसाइज को वहां पर होस्ट किया है कि कभी भी फ्यूचर में वहां पर इस तरीके की दिक्कत बनती है। और देखो दिक्कत आएगी कभी भी हमारा चाइना के साथ में जो भी इश्यू बनेगा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड या कभी भी हमारी वॉर होगी तो देखो वहां पर ये प्रॉब्लम जरूर आएगी और हमको यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है, राइट। तो देखो उसके प्रिपेयर्डनेस के लिए ही
आर्मी, एयरफोर्स और CAPF सबकी एक साथ मिलकर एक्सरसाइज थी। देखो जब वॉर सिचुएशन बनती है तो सारी फोर्सेस काम में आएंगी, फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है, सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होनी बहुत जरूरी होती है। तो फिर हम वॉर के टाइम पे कैसे सिंक्रोनाइजेशन के साथ में इफेक्टिवली काम करेंगे, तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो देखो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये प्रैक्टिस ही तो है। तो देखो ये आर्मी, एयरफोर्स और CAPF के बीच में एक साथ मिलकर कराई गई ये एक्सरसाइज है ट्राई शक्ति। देखो ये डिफेंस करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी तरीके से मंथली डिफेंस करंट अफेयर्स का निचोड़ देखेंगे। तो ये है फरवरी 2023 की जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स है उनका निचोड़। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड देन फॉर योर SSB इंटरव्यूज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।